ओके जी, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है एसेट मार्केट मनी एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये इंडेक्स है, जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मनी क्या है, टाइप्स ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, मेजरिंग मनी, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे होती है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, डिमांड फॉर द मनी, डिमांड की मनी की कैसे बनती है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, और उसका फिर कंसिक्वेंट मतलब राइज है, फॉल है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट में आप बताएं कि मनी आपके ख्याल में क्या है, पैसा, मनी आपके ख्याल में क्या चीज़ है? जी, खामोशी नहीं चाहिए, थोड़ी सी आवाज़ें सुनने में आनी चाहिए मुझे। मैम अखराज चार्ज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। ओके। मैम कोई मनी और? मनी एक मीडियम एक्सचेंज में हम कोई चीज मैं खरीदते हैं। ओके। मनी एक मतलब किसी वैल्यू के लिए एक्सचेंज करते हैं। उसकी वैल्यू के लिए एक्सचेंज करते हैं। उसकी वैल्यू के लिए, किसकी वैल्यू के लिए? जो आप एसेट परचेज करना चाहते हैं या जो आप दे रहे हैं? जो भी हम खरीदते हैं। ओके। जी, मुझे थोड़ा सा बात क्लियर नहीं हुई आपकी, आवाज़ मुंझी गई। कोई और? मनी क्या ख्याल है आपका, क्या चीज़ है? आयशा, अनुषा, असमा। मैम जो हम एसेट के बदले में पे करते हैं मतलब मनी। हम्म हम्म एसेट के बदले आप पे करेंगे, मनी होगा, ठीक है। ओके जी, चलें, ये मनी लिखा खुद हुआ भी है, एक डेफिनेशन एसेट ही यहाँ है। पे लिखी। हाँ, मनी खुद भी एक एसेट है, वेरी गुड। मनी इज बेसिकली एन Recognize एसेट। द एसेट। हाँ। game of exchange something ओके। ओके, अब देखो something that is इसकी डेफिनेशन ये recognized. है। ओके, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड वाइडली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट मेथड for or against the goods and services you receive, and that the asset which you use should be guaranteed by the government. अब देखो मनी के बारे में क्या लिखा हुआ है, द एसेट विच इज वाइडली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मेथड ऑफ पेमेंट। एक ऐसा एसेट है जो कि वाइडली यूज होता है और जनरली एक्सेप्ट होता है फॉर द मेथड ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट किसके अगेंस्ट? गुड्स है, सर्विसेज जो भी आप लेते हैं, और इसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट ने गारंटी देना बंद कर दिया तो आप क्या यूज करेंगे? यही वाले नोट, जैसे आपके नोट जो है वो 100 वाला नोट पुराना वाला, अब वो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि वो भी तो एक नोट ही है, एक कागज ही है, जैसे आज वाला जो 100 वाला नोट है वो भी लाल कलर का वैसे का वैसा ही है। बट यू डोंट यूज इट नो मोर, यू नो मोर यूज इट। तो अब इसका क्या है, क्यों है ऐसे? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी देना बंद कर दी कि इसके अगेंस्ट में आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी एसेट, कोई भी परचेज, कोई भी आप चीज खरीदना चाहें नहीं कर सकते। So guarantee of the government is necessary, and it is what it is basically an asset, लेकिन ये वाइडली यूज होता हो और जनरली एक्सेप्ट किया जाता हो फॉर द मेथड ऑफ पेमेंट, फॉर पेमेंट बेसिकली अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल देखो, ये पुराने ज़मानों में, पुराने वक़्तों में ये व्हील है, जो स्टोन व्हील है, वो एज अ मनी यूज़ होता था। इसकी वर्थ ऐसी थी कि सोचो अपने आप को, वो पत्थर के ज़माने में अगर एज्यूम करो आप बैठी हुई हो, तो आपके लिए ना वहाँ पे कोई मनी है, ना ये कागज़ है, ना गोल्ड का अभी इंकशाफ हुआ है, लेकिन आप मोहनजोदड़ो वाले सीन में सोचो, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल बनाई गई है, जिसकी वर्थ होगी, तो देखो ये व्हील उस ज़माने में इतना लंबा, इतना बड़ा पत्थर, छोटे पत्थर की छोटी वैल्यू, बड़े पत्थर की बड़ी वैल्यू, उसको कट करके और उस व्हील एक बनाने की शेप जो है वो देखिए, इसको काफ़ी मेहनत लगेगी, और लोगों ने इसकी वर्थ, उसको कहा कि जी बड़ा वर्थ वाइल है। तो अगर किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आटा है, तो अब मैंने उसको कहा मैं आपको ये व्हील दे दूंगा, आप मुझे इसके अगेंस्ट में आटा दे दें। शायद वो कहे कि मुझे व्हील की ज़्यादा वर्थ उसको नज़र आएगी, वो व्हील कहेगा हाँ मुझे दे दो, मुझसे आटा ले लो। वो अब देखो उस वीन की, हालांकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने सुना और पढ़ा कि
उस वक्त जब वो बीन ले लेते थे तो इवन उसको मूव भी नहीं कर पाते थे, वो सिर्फ रख लेते थे अपने पास, बट स्टिल दे वर रिकॉग्नाइजिंग इट एंड इट वाज जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है, कि ये इसकी वर्थ है, तो वो एज अ मनी काइंड ऑफ यूज हो रहा था। सही। सो मनी इज नथिंग बट एन एसेट विच इज वाइडली यूज एंड जनरली एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज एंड मस्ट बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। फाइन, उसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, मनी इज व्हाट वी यूज टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो यूजेज है, बल्कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी अगेंस्ट में आप जो पे करेंगे वो भी आपका मनी है, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने करनी है, डिपॉजिट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, विड्रॉ करनी है अमाउंट, वो सारी भी आप जो करेंगे तो वो मनी मतलब यूजेस ऑफ मनी में आ जाएगा। ठीक है, अब है जी टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में यहाँ पे पहली मनी टाइप्स क्या लिखी हुई है, एनीबॉडी रीड इट लाउडली। कमोडिटी मनी मैम। जी, ये लिखा हुआ है कमोडिटी मनी। अब देखो कमोडिटी मनी, देखो ये मनी में एग्जांपल लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर, सिगरेट्स, बीड्स, शेल्फ्स और बहुत सारी चीजें। अब ये ऐसी टाइप की मनी है जो कि इसका फंक्शन देखो मनी वाला ही काम करेगा। मनी का फंक्शन जो है वो आगे मैं पूरा इसका बता दूंगी, ये 3 फंक्शन है उसके। लेकिन हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ पेमेंट है ना ये एक किस्म का, तो क्या गोल्ड, सिल्वर ये मेथड ऑफ पेमेंट नहीं हो सकते? क्या ये मेथड ऑफ पेमेंट नहीं हो सकते? अगर हमने किसी से कर्जा लिया, ये मुझसे कर्जा लिया, या आपने मुझसे कर्जा लिया, या आपने ये सर्विसेज जो दे रही हैं, अगर आप मुझे ये जो रुपए हैं उसकी बजाय आप मुझे उसके अगेंस्ट में गोल्ड दे दें, तो क्या मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी? ऑफ कोर्स आई विल एक्सेप्ट, क्योंकि ये भी एज अ फंक्शन ऑफ मनी यूज हो सकता है। लेकिन इसमें और करेंसी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ी देर में देख लेंगे। लेकिन टाइप ऑफ मनी में ये आता है समथिंग दैट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ मनी। ये फंक्शन ऑफ मनी पूरी तरीके से परफॉर्म करेगा, लेकिन इसकी अपनी भी वर्थ है, अपनी भी वर्थ है। यानी ये ऐसा मेटल है जो कि हमेशा जिंदगी भर चमकता रहता है। सिल्वर लेने, सिल्वर की भी अच्छी खासी, वाइट प्लेटिनियम लेने जो वाइट गोल्ड कहलाता है, सिगरेट्स ले लें, बीड्स, शेल्फ जो कि यूज होते थे। अब देखो इसकी अपनी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, और एज अ फंक्शन ऑफ मनी भी ये परफॉर्म कर सकता है। तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, कौन सी टाइप में डालेंगे? कमोडिटी मनी में। सही है। और दूसरी जो मनी जो हम जिसको हम एक्चुअली समझते हैं कि ये वाली मनी है, जो हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ी है, देखी है, सुनी है, यूज की है, वो ये वाले नोट यूज किए हैं, सिक्के यूज किए हैं, तो इसको हम फियाट मनी कहते हैं। वो मनी जिसकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती, लेकिन वो जनरली एक्सेप्टेड होती है और वाइडली यूज होती है और गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है, तो ये वाली जो मनी कहलाएगी ये फियाट मनी कहलाएगी, जिसमें पेपर मनी का आपको एग्जांपल आ जाएगा। और मैंने जो दिया कि नोट अगर पाने वाले जो हैं वो अगर स्टेट बैंक कह देती है कि इसकी अब कोई वर्थ नहीं है, गवर्नमेंट ने गारंटी हटा दी, तो उसकी कोई अब मतलब कोई भी यूज नहीं करेगा उस रुपए की कोई वर्थ। देखो अब जो 1000 रुपए वाला नोट है या 5000 रुपए वाला नोट है और जो 10 रुपए वाला नोट है, उसको जो 5000 रुपए हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या वाकई 5000 रुपयों की जरूरत होगी? सिर्फ एक नोट को बनाने के लिए जरूरत पड़ती होगी? सोचो, 10 रुपए वाला जो नोट है उसमें भी इंक, कागज, उसकी छपाई, उसकी जो भी सुखाई है, उसके अंदर का जो रिबन है, और जो 5000 वाला नोट है, ज्यादा से ज्यादा वो साइज में बड़ा है, कलर्स में उसकी क्वालिटी डिफरेंट कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी जो 10 रुपए और 5000 के नोट का वैल्यू का डिफरेंस है, क्या उनके नोटों की कंस्ट्रक्शन में उतना डिफरेंस होगा? यानी उस नोट की अपनी वर्थ आपको समझ में आ रही है? मतलब कमोडिटी मनी में उस गोल्ड की वर्थ थी। अगर एक बार किसी को दी जाए, 10 वाले की एक बार होती, बिस्किट कहलाते हैं इसको। तो ये वाला जो बिस्किट है, अगर मैं इसकी आपको सर्विसेज डबल कर दूं, आपको दे दूं, तो आपने मुझे 2 बिस्किट्स दे दिए, तो मतलब इसकी वर्थ, उसकी अल्टीमेटली खुद अपनी 2 बिस्किट्स की भी वर्थ है, इंट्रिंसिक उसकी वैल्यू है। लेकिन फियाट मनी की उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं होती है, लेकिन फंक्शन ऑफ मनी एज अ मनी वो सर्व जरूर करता है। समथिंग दैट सर्व एज अ मनी बट हैज नो अदर वैल्यू और यूजेस। पेपर मनी और कॉइन्स उसकी एग्जांपल है। ये बात क्लियर है? कोई है? यस मैम। ओके, ठीक है। सना, राउदा, पूनम,
आवाज सुनाओ Yes, मुझे ma'am. अपनी। सना तो होगी, राउता, हुना। Yes, ma'am. मैंने आवाज सुनाई है. ओके सना मैंने सुन ली। Yes, ma'am. राउदा आवाज सुना अपनी। आवाज सुनो, ये टाइप ऑन नहीं करना। जी मैम. ओके सबा बैठियो, मुस्कान बैठियो, मुकद्दस, Yes, ma'am. माजबीन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जहाँ पे समझ में ना आए मुझे टोक लीजिएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, फिएट मनी का आपको पता लग गया, समथिंग दैट सर्व एज अ मनी बट हैज नो अदर वैल्यू और यूजेस। एग्जांपल आगे पेपर मनी और कॉइंस। इसके अलावा भी आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी चल रही हैं जो कि बुक्स में शायद आपको कम ही बुक्स में मिले। अगर आप पिछले ज़माने के थोड़े से 1-2 साल पुरानी भी लेके जाएंगे, आजकल ये वाली मनी बड़ी यूज़ हो रही है कार्ड्स के ऊपर। ये कार्ड्स क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड जो आप इवन शॉपिंग के लिए भी जाती हैं तो सिंपली आप अपना कार्ड निकालती हैं और बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली पे हो जाता है। तो उसमें कोई टेंजिबल चीज़ नहीं हम यूज़ करते, उसमें इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं। वो होती है सिर्फ वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में, जो कि डिजिट्स की फॉर्म में आपकी अकाउंट में पड़ी हुई होती है। वहाँ से डिजिट्स आपके सिर्फ सब्ट्रैक्ट एंड ऐड होते चले जाते हैं। तो ये भी एक मनी की फॉर्म हो गई, मनी की टाइप हो गई। सही है। इसके अलावा भी क्रिप्टो करेंसी, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, मुझसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी, कैब में मैडम ग्रुप ने पढ़ाया होगा। ब्लॉकचेन, दज्जाल की करेंसी इसको कहा जाता है, बिटकॉइन वगैरह। तो क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ करेंसी। अगर उसकी वर्थ बढ़ जाती है तो हम उसके एवज में चीज़ें एक्सचेंज कर पाएंगे। किसी को हमने बिटकॉइंस इतने दे दिए, उसने हमें इतने अमाउंट में कोई भी चीज़ हमने उससे परचेज कर लिया, हमने उससे स्टॉक परचेज कर लिया, हमने उससे कोई रियल एस्टेट परचेज कर लिया, या हमने उससे कोई कमोडिटी या फिर कोई एसेट या कोई गुड या कोई सर्विस ले ली, तो ये भी एक किस्म की मनी होगी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शन कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 फंक्शंस है मनी के। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज यूनिट ऑफ अकाउंट और तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखिए क्या है। ये वर्ड आपको पहले ही आपने खुद भी यूज किया और बड़े आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहले मनी कैन इजीली बी यूज्ड टू बाय इन गुड्स एंड सर्विसेज विद नो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के हवाले से आपको मैंने जब हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे थे याद होगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में हमने बार्टर सिस्टम के हवाले से जिक्र किया था। उसमें ये था कि वहाँ पे कोई मनी, पेपर मनी या कुछ मनी यूज नहीं होती थी, बल्कि आप एक्सचेंज, गुड्स वर्सेस गुड्स एक्सचेंज हो रहा होता था। जैसे कि अगर मैं जी कोई भी एग्जाम्पल, तहनीत को पकड़ लेते हैं ना। तहनीत का स्किल क्या है? तहनीत, कैन यू टेल मी योर स्किल, जो कि आप कह सकती हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, कोई बता दो। Writing. ओके, राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स को हमने कैश करवाना है, तो आप में से दूसरा किसी को पकड़ लेते हैं जी। माजबीन, अपना स्किल बताओ। माजबीन तो क्लास में भी चुप बैठी हुई होती है, मुझे उसकी शक्ल याद आ रही है, जैसे वो आईज का एक क्रिएट करती है, जब भी मैं उसकी तरफ देखती हूँ कि अच्छा वो कंफ्यूज हो जाती है क्या। माजबीन, आर यू देयर? नादिया, कम ऑन, टेल मी योर स्किल, जो आप कर सकती हैं, कुछ भी कुछ भी। I'm reading skills. आप रीडिंग कर सकती हैं, कोई और चीज़ बताओ। खाना बना सकती हैं, सफाई कर सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, आप कोई प्रोग्राम बना सकती हैं, आप कोई कुछ भी बता सकती हो, आप टीच कर सकती हैं, आप एनालिटिकल रीजनिंग कर सकती हैं, आप बहुत सारी, मतलब कुछ और रीजन, कुछ और बताओ। आपके पास ज़मीनें हैं, आपके पास ये चीज़ है, सो यू हैव एसेट, कुछ कुछ भी है आपके पास, बता सकती हो कोई भी एक चीज़। हम कुकिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। क्या कर सकती हो? स्टिचिंग कर सकती हो। जी। ओके, नादिया खान स्टिचिंग कर सकती हैं और जो तहनीत है वो लिख सकती हैं।
अब देखो बार्टर सिस्टम में क्या था, देयर वाज नो मनी, मनी उसका एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अगर परफॉर्म करना है तो गुड वर्सेस गुड होगा। अब देखो तहनीत के पास स्किल है कि ये राइटिंग दे सकती, राइटिंग लिख के दे सकती है, लेकिन इसको खाने के लिए आटा चाहिए। तो अब ये जो आप तमाम क्लास फेलोज हैं जो आप बैठी हैं, अगर बार्टर सिस्टम में आप इंडिविजुअल्स होते तो तहनीत would go around and search for those people who need writing, and in lieu of the writing, in lieu of यफनी उसके बजाय वो क्या दें उसको, in lieu of the writing they may be able to give her some flour, some bread, ठीक है। अब वो घूमेगी, अब वो देखेगी, एक एक को पूछेगी। अब बाकी सारे लोग, किसी के पास शायद ब्रेड हो लेकिन वो इससे अपना उसका राइटिंग स्किल खरीदना ना चाहता हो, फिर ये जो नादिया है, नादिया चल इत्तेफाक से जी नादिया के पास ब्रेड भी है और नादिया जो है वो स्किल खरीदना भी चाहती है। नादिया को ज़रूरत थी राइटिंग की, उसको कुछ लिखवाना था और नादिया के पास ब्रेड पड़ी हुई है, तो फिर काम बन जाएगा। फिर तहनीत कहेगी कि ठीक है मैं आपको लिख के दे देती हूँ और आप मुझे ब्रेड दे दीजिएगा। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। लेकिन इसमें देखो कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसको ढूंढना पड़ा, उसको टाइम एफर्ट, उसको वैसे उसको टाइम भी लगा, उसको एफर्ट्स भी लगे, और ये मैच ढूंढना कि मैं जो देना चाहती हूँ सामने वाला वो लेना चाहता है और जो मुझे चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, है कि नहीं? कितना टफ हो जाता है ये काम। तो ये देखिए, अब अगर बार्टर सिस्टम को मैं हटा दूं, मतलब मनी का फंक्शन क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। इसके बरक्स अगर मैं ऐसी मनी प्रोड्यूस कर दूं जैसे पेपर मनी है, या फिर मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, ठीक है। अब मुझे भी चाहिए एक रेस्टोरेंट में अच्छी खासा खाना चाहिए, तो ज़रूरी है वो जो रेस्टोरेंट का जो मालिक होगा वो मुझसे मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुनेगा और वो मुझे खाना दे देगा उसके एवज। इज इट पॉसिबल? ज़रूरी है। शायद कोई ना कोई ऐसा ऑनर निकल आए जिसको वाकई ज़रूरत हो, लेकिन क्या फिर मैं उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाती रहूँगी और मैं उसको हर बार एक लेक्चर दूँगी? तो ऐसा नहीं है। फिर मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे अपने कस्टमर्स ढूंढूंगी जिनको मेरा लेक्चर चाहिए, लाइक यू। आप लोग मेरे कस्टमर्स हैं, आप लोग मुझे पे करेंगे किस फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, जो आपका फियाट मनी है। फियाट मनी में आपने मुझे मनी पे किया, फियाट मनी के फॉर्म में दिया या कोई भी फॉर्म में दिया, यू कैन पे मी इन द गोल्ड, मुझे कोई मसला नहीं है। आप मुझे हर सेमेस्टर में 1 तोला दे दें, मिला के सारे लोग, तो मुझे कोई मसला नहीं, मुझे 1 तोला दे देना। हाँ, ये तो इवन बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। तो क्या करेंगे, मैं वो जी उसको वो तोला जो है वो सामने वाले को दे दूंगी और मैं उससे कोई भी चीज़ मैं ले लूंगी उसके बदले में। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक हुई। तो अब देखो, आपने मुझे पैसा दिया और मैंने वो फॉर्म ले ली जो कि एक्सचेंजेबल थी। आपने मुझे पैसा दिया और वो पैसे के एवज जो है मैंने वहां से खाना परचेज कर लिया। तो मनी का एक फंक्शन क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं, मनी कैन इजीली बी यूज्ड टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज विथ नो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करके जो मनी कैन इजीली, जो भी आप बाय करें गुड्स या सर्विसेज, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द फंक्शन ऑफ द मनी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी के साथ रिलेटेड एक चीज़ निकलती है, उसका फिर वो एक दूसरा फंक्शन हम उसको कह सकते हैं, जैसे कि जी मैं कितनी अमाउंट ऑफ वन एसेट दूं कि मुझे दूसरी कितनी अमाउंट उससे वापस मिल सके। फॉर एग्जांपल जो हमने तहनीत की थी, तहनीत अगर राइटिंग स्किल्स जानती हैं और नादिया जी ज़रूरत है उसको राइटिंग स्किल्स की भी और वो ब्रेड बेच रही हैं, तो जो तहनीत है वो उसको कितना राइटअप दें और जो नादिया है वो उसको कितने ब्रेड दे। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट जो है, यानी मेजर उसका कैसा हो, तो ये कैसे पता लगे? अगर बटर सिस्टम होता तो फिर देखो क्या होता, अगर काउ वर्सेस गोट होती कि जी मेरे पास गोट्स हैं, आपके पास काउ है, हम एक्सचेंज करते हैं, तो क्या होता कि जी 3 अगर मैं छोटी बड़ी गायें भैंसे बकरियां हैं उसके पास, तो वो किस तरीके से रखेगा? वो अगर एक रेट डिफाइन करेगा तो अगेन हो जाएगा कि जी मुझे इसने मोटी दे दी, मुझे इसने पतली दे दी, तो आधी काउ किसी को दे तो नहीं सकते, आधी बकरी तो किसी को नहीं दे सकते। तो पर्टिकुलर एक जो रेट है वो नहीं हो सकता, या जो बचेगा वो आपको वापस करेगा। मतलब अगर उसको स्टिचिंग करके देनी है, अब उसकी स्टिचिंग, जैसे इसको स्टिचिंग आती है नादिया को, नादिया कैन स्टिच 5 सूट्स पर 8 लेक्चर्स फॉर एग्जाम्पल। अगर मुझे 8 लेक्चर्स के बजाय मेरे पास टाइम नहीं, मैं कहती हूँ 5 लेक्चर में दे सकती हूँ, तो आप मुझे वो कितने सूट जो है वो दे, क्या वो कोई आधा सूट सिलसिला की मुझे दे सकती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो एक पर्टिकुलर जो यूनिट ऑफ अकाउंट है ना, यानी आजकल हम क्या करते हैं कि अगर मैंने 100 रुपया दिया और मैंने 75 रुपए की चीजें ली,
तो मुझे एग्जैक्टली 75 वैसे होता कितना है, 70 75 75 उर्दू को मैंने इंग्लिश में कर दे 57 लेट्स सपोज, तो मुझे बाकी के कितने पैसे मिलेंगे 43, एग्जैक्ट 43 रुपीज मुझे वापस हो सकते हैं, मींस यूनिट ऑफ अकाउंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. The function of money is one of the function of the money is the unit of account. देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल. मनी ही क्या करती है, मेजर करती है कि सामने वाले एसेट की कितनी वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू कि एसेट उसको गए गुड्स एंड सर्विस की कितनी वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू. मनी एक्ट्स एज अ मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू कि इस एसेट की कितनी वैल्यू है. ठीक है, अगर एक घर आप देखें तो उसको हजार में नहीं, आजकल आप उसकी अगर यूनिट ऑफ अकाउंट एज अ मनी देखेंगे आप कहेंगे जी ये करोड़ों रुपए का है, तो उसका एक वैल्यू डिफाइन कर पा रहे हैं आप. अगर आपको मैं गोल्ड सामने रख दूं तो आप कहेंगे ये थाउजेंड्स में है. So money basically gives you a unit of account to measure the value of any good and services. समझ में आ रही है बातें? दाऊदा, यस मैम. ओके ठीक है जी. शिक्षा, शुमाइला, यस मैम. ओके. अस्मा बैठियो. यस मैम. यस मैम. ओके, जहाँ पे नहीं समझ में आया तो मुझे टोकना है आपने. ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स मनी मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज एंड एक्ट्स एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. अच्छा, थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू. देखो अगर पहले अगर मनी ना होती, आपकी ब्रेड आपकी एक्सचेंज हो रही होती, तो कैन यू स्टोर दैट ब्रेड फॉर मोर देन अ ईयर? नो यू कांट. But you can store the money. But you can store the money like अगर आपकी सैलरी आपको मिली है तो आप वो चाहे 2 घंटे बाद यूज करें या 200 घंटे बाद, यानी 20-40 दिनों बाद. मुझे एक सेकंड देंगे, एक सेकंड से. अभी अच्छा जी, आई एम बैक. ओके, अब क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू में देखिए ये सिंपल चीज़ लिखिएगा, मनी अलाउज यू टू स्टोर द परचेजिंग पावर फॉर द फ्यूचर. ज़्यादा परचेजिंग पावर तो वो थोड़ी बहुत रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. अगर आप काफ़ी अर्से तक उसको रख लेंगे, 20 लाख जो थे वो 4 साल पहले उसको कुछ और था, आज वो 20 लाख जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो चुकी है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन स्टोर. ठीक है, अगर ब्रेड्स की एग्जांपल अगर आप वाटर सिस्टम में चले जाते तो यू कैन नॉट स्टोर द मनी, द थिंग्स यू वर यूजिंग फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो द फंक्शन ऑफ मनी आर 3 बेसिकली. One is the medium of exchange, other is the unit of account, and third one is the store of value. Clear है? चलूं आगे? यस मैम. Okay. चलेंगे. Yes, next is measuring the money. अब measure कैसे करते हैं मनी को? देखो अब इसमें जो है ना मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगी. मेन इंपॉर्टेंट ये है M1 और M2 चीज़. M1 क्या है, M2 क्या है, इसके बीच में ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. M2 एक ऐसा मनी का एग्रीगेट, मनी एग्रीगेट्स जो कि लिक्विड होगा, ज़्यादातर लिक्विड से मुराद ये होती है कि आप कोई भी आपका एसेट हो जो कि आप इजीली और क्विकली उसको कैश कर सकें, वो आपका मतलब लिक्विड कहलाता है, लिक्विड एसेट कहलाएगा. देखें इसको थोड़ा और क्लियर करती हूँ. तो यहाँ पे ये सारी बुक में सारा मटेरियल लिखा हुआ है, ये पूरा चैप्टर आपकी इस बुक में से है. ये बुक आपको बता देती हूँ कहाँ से आपने करनी है. ये है एंड्रयू बेल एंड बर्नाके की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है. ये आप डाउनलोड कीजिएगा लिप्टन से. मैंने यहीं से डाउनलोड किया. ये देखें, ये लिप्टन मैंने आपको बताया था.
ये डाउनलोड कीजिएगा और ये सारा पढ़ लीजिएगा, जो भी पढ़ा रही हूँ वो सारा इस बुक में से है। ठीक है, तो जी मैं कहाँ पर थी, M1 और M2 की बातें कर रही थी। ठीक है, अब इसमें मनी एग्रीगेट की बात कर लेते हैं। तो मेजरिंग ऑफ वैल्यू, यस, मनी एग्रीगेट क्या होता है कि money aggregate is likely to be complementary as per this reason most of the countries and policymakers use different measures money stock, okay, ऑफिशियल ठीक है। देखो हाँ, इसमें ये था कि फॉर एग्जांपल कोई एक बॉन्ड है जो आपने परचेज किया है और आप उसकी 10,000 का बॉन्ड परचेज करते हैं। कुछ सालों बाद वो आपसे कहता है कि आप मुझसे 5 साल बाद लीजिएगा, लेकिन 10,000 नहीं, आप मुझसे 12,000 लीजिएगा, तो विद इंटरेस्ट आपको देता है। सो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेट विच इज बीइंग वाइडली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। तो आप बताएं कि आप किसको मनी कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? क्या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाती है? क्या आप बॉन्ड को मनी नहीं कह सकते? क्या आप स्टॉक को मनी नहीं कह सकते? जो स्टॉक होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, आपको कोई किसी को आइडिया है स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? मैम स्टॉक तो शेयर होता है ना? बिल्कुल, शेयर्स होते हैं, वहाँ पे कंपनीज होती हैं। आपके पाकिस्तान में भी हाईएस्ट अगर आप देखें ना इस वक्त, वो निकल आएगा, HPL होगी, नेस्ले होगी और ये एंग्रो होगी। ये सारी कंपनीज जो होती हैं वो बाई एंड सेल कर रहे होते हैं। लोग आते हैं, उनके शेयर्स को वो सेल करते हैं, बाय करते हैं और उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, तो आपको मुनाफा होता है उसके ऊपर। जैसे आपने कोई किसी का शेयर आज 10 रुपये में खरीदा, वो थोड़ी देर बाद जो है वो 12 रुपये में उसका शेयर पड़ गया है, तो आपको वही, अगर आपने शेयर्स खरीदे थे कोई 1000 शेयर, तो 10 into 1000 विल बी 10,000 रुपीज। और अगर 12 रुपये का एक हो गया तो 12 रुपये इंटू 10,000 विल बी लाइक 12,000 तकरीबन। तो ये आपके 2,000 रुपये उसके ऊपर मुनाफा पड़ गया आपको। तो समझ लेंगे जो स्टॉक हैं, अगेन अगर मनी की मैं डेफिनेशन चेक करूं तो दैट वाज द मनी इज बेसिकली एन एसेट व्हिच इज वाइडली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ मेथड एंड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज साइन। तो ये जो स्टॉक है वो भी तो यही काम कर रहा है, वाइडली एक्सेप्टेड भी है, जनरली यूज भी हो रहा है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा थोड़ी देर बाद इसका लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी इसकी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी कैशेबल जो है वो कुछ टाइम के बाद होगा, उसकी एफर्ट्स लगाने के बाद कैश हो सकता है। लेकिन क्या मैं इसको मनी नहीं कहूँगी? कह सकती हूँ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक टर्म यूज किया है दैट इज नोन एज मनी एग्रीगेट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑफिशियल मेजर्स आर नोन एज द मनी एग्रीगेट्स। ऑफिशियल मेजर कौन से हैं जिसको हमने ऑफिशियली स्टैम्प कर दी कि जी ये है जी मनी एग्रीगेट। इसमें इसकी अब जो कैटेगराइजेशन है वो M1 और M2 के हिसाब से कैटेगराइजेशन है। मनी एग्रीगेट्स में ज्यादातर ये वाली चीजें आएंगी मनी एग्रीगेट्स में। M1 मनी एग्रीगेट्स में कौन सी चीजें आएंगी? जो मनी एक्चुअली जो हम सर्कुलेट करते हैं, ये जो पेपर मनी है, ये आपकी M1 इसमें कैटेगरी में आएगी। M1 यानी मनी के एग्रीगेट विच आर मोस्ट लिक्विड इन नेचर। लिक्विड से मुराद समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे ज्यादा फॉरेन बस आ जाएगी, शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। मनी ऐसी चीज है जो कि फॉरेन ही आप इन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज करके आप कोई भी चीज उसके अगेंस्ट में परचेज कर सकें। और डेबिट कार्ड्स भी वही है। डेबिट कार्ड्स भी देखो, इस्लामाबाद में चले जाएं या किसी अच्छे खासे सिटी में या डेवलप्ड कंट्रीज में आप चले जाएं, तो आप कार्ड्स की फॉर्म में मनी लेके घूम रहे होते हैं। आप इवन मेट्रो बस के ऊपर चले जाते हैं तो आपके पास कार्ड होता है, उसको आप सरचार्ज करवाते हैं, उसमें पैसे डलवाते हैं और वो सिर्फ एक इंफ्रारेड मशीन होती है जहाँ पे आप यूँ प्लेस करेंगे और क्यों आवाज़ आएगी और वहाँ से मनी आपकी डिडक्ट हो जाएगी, किराया आपका कट जाएगा एंड यू कैन गो। तो वो हट जाती है सामने से बार जो होती है, जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि नहीं यू कैन नॉट, या फिर वो मनी देके आप कोई कॉइन परचेज करते हैं। 2 मेथड्स हैं। लेकिन डेबिट कार्ड ये आप किसी ब्रांड शॉप पे चले जाएं तो आपको कार्ड पेमेंट भी अलाउ करते हैं। इवन मार्ट्स पे भी आप आजकल ये मिल जाता है, ये 7-Eleven पे चले जाएं या कोई भी मार्ट आप चले जाएं, इस पे गौरीज पे चले जाएं, तो ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट से डायरेक्ट निकल जाते हैं, यानी कि लिक्विड है। यानी इसका आपको ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड अगर आपके उसको कंपेयर करके बताएं, क्या उसका फॉरेन बॉन्ड किसी को देंगे तो क्या वो आराम से ले लेगा? यस वी नो कि इसकी है वर्थ और इसकी वही वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है और वाइडली यूज भी है और एक्सेप्ट भी किया जाता है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी से मुराद होती है कि क्विकली और इजीली वो कैशेबल फॉर्म में कितनी जल्दी वो आ पाता है। सही है। तो जो बॉन्ड होगा वो है उसकी वैल्यू, लेकिन वो आपको फॉरन ही हर कोई मानने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा मुझे जाना पड़ेगा स्टेट बैंक, मैं उसका वैल्यू
चेंज करवाऊंगा क्योंकि मुझे खुद जरूरत पैसों की है, यानी फियाट मनी की है, जो कि मैं आगे यूज कर सकूं। तो M1 कौन से मनी एग्रीगेट्स हैं जो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होंगे, जो ज़्यादा हाईली लिक्विड, मोस्ट लिक्विड नेचर के होंगे, वो M1 एग्रीगेट्स होंगे। M1 मनी एग्रीगेट्स आर बेसिकली द ऑफिशियल मेजर्स क्या लिखा हुआ है जी इसमें, इज लाइकली टू बी कम्प्लीमेंटेड फॉर दिस रीजन मोस्ट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी एंड पॉलिसी आर यूज डिफरेंट मेजर्स ऑफ द मनी स्टॉक। यस, ऑफिशियल मेजर्स ऑफ द मनी स्टॉक, official measures of the money stock is known as the money aggregates. M1 में कौन से मनी एग्रीगेट्स आएंगे, कौन सी मनी आएगी जो कि हाईली लिक्विड होगी और जल्दी से और इजीली चेंज हो सकती है, जो भी आप उसकी एक्सचेंज करना चाहें जिसके बदले। तो मनी जो सर्कुलेशन में है वो उसकी एग्जांपल में आ गई, वो उसमें आ गई डेबिट और क्रेडिट कार्ड जिसमें आ गए, और चेकेबल बैंक डिपॉजिट्स, ट्रांजैक्शनल अकाउंट, ये जो आपकी ये करंट अकाउंट होते हैं, सिंपल कार्ड जहाँ से आपका पैसा लेते हैं, उसके जो चेक्स, आपकी चेकबुक होती है ना, किसी ने देखी है, होपफुली सभी ने देखी होगी, वो जो चेक्स हैं वो भी आप दे सकते हैं किसी को। अगर आप किसी से आप परचेज करें ठीक है, तो आप उसको अगेंस्ट चेक्स भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली M2 के अंदर जो चीजें आएंगी उनसे ज्यादा लिक्विड मिलेंगे आपको। ट्रैवलर्स चेक एग्जांपल आपका बुक में लिखा हुआ है, ट्रैवलर्स चेक के बारे में मैंने इसमें सर्चिंग की थी। तो इसमें सेकंड, इसके कमेंट्स में इसकी डेफिनेशंस होंगी, ये देखें। लिक्विडिटी यहाँ पे लिख दी है, एन एसेट व्हिच आर इजीली एंड क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी और एनी एसेट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स में चेकिंग अकाउंट्स क्या चीज़ें हैं? चेकिंग अकाउंट ऐसा बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ही मोस्टली वही होता है, वरना सेविंग अकाउंट बहुत सारे और भी अकाउंट्स होते हैं। करंट अकाउंट चेकिंग अकाउंट का एक परफेक्ट एग्जांपल होगा जिसमें आप इजीली डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं मनी। ट्रेवलर्स चेक जो है वो ट्रेवलर्स चेक मिलते थे जी पुराने 1993 के ज़माने के ट्रेवलर्स चेक्स होते थे। ये देखिए मैंने सर्च किया था कि ये देती है MCB ट्रेवलर्स चेक देती थी। इसमें क्या होता था कि ड्यूरिंग ट्रैवल आपको एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ चेक्स मिल जाते थे, जो कि आप जैसे चोरी से बचने के लिए, ठीक है, आपको अच्छी खासी अमाउंट लेके जानी है। पहले तो इसके अकाउंट्स जो थे, बैंक अकाउंट्स, वो ज़्यादातर सिक्योर या इतनी ज़्यादा उसमें मेच्योरिटी नहीं थी कि लोग अपने हाथ में जी सोने की फॉर्म में सेविंग करते थे, अपने घरों में वो पैसे छुपा के रखते थे, बोरियों में रखते थे, तहखाने बनाते थे। तो जो अगर आपने ट्रैवल करना है तो यू कैन नॉट टेक दिस होल बैग विथ यू। तो उसमें ये देखो, उसमें चेकेबल ट्रैवलर्स चेक देता था, MCB बैंक देता था, ये 1993 की बात है। सेफ कैश फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रैवल रिलेटेड पर्पसेस। इसमें ये होता था आपको वो ऐसा चेक होता था कि अगेंस्ट ये आज उसमें मिलता था 10,000 5,000 कि एक बस आपको वो चेक मिलता था, यू कैन गो इनटू एनी बैंक ब्रांच एंड कैश इट इजीली, और रिफंडेड भी होता था। इसकी एक और देखो कैरेक्टरिस्टिक बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर लॉस हो गया या थेफ्ट हो गया, कि गुम भी हो गया, तो फिर भी आप अच्छी खासी वही जो अमाउंट है वो आप फुल अमाउंट अपनी पे बैक ले सकते हैं। इसके आगे फर्दर फिर होगा, क्वेश्चन जाएंगे ये कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो इतनी डिटेल में हमारे जाने का कोई मकसद नहीं है और ना ही हमारा पर्पज़ है, स्कोप ही नहीं है। लेकिन बात से समझने वाली ये है कि यस देयर वर ट्रैवलर्स चेक क्या है, लिक्विड थे, यानी इसको आप फौरन से कैश करवा सकते थे। ठीक है, वैलिडिटी उसकी 10 ईयर्स की, इधर उधर की ये सारी चीज़ें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है जो MCB इशू करता था, और बाकी उसमें भी कंट्रीज़ में ये इशू होते थे ट्रैवलर्स से। So this form comes under the umbrella of M1 money aggregates। ठीक है, M2 में क्या होगा, जो कि लेस, M2 में पहले तो ये वाली तो सारी की सारी आएंगी जो ऊपर वाली हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी आएंगी जो कि लेस लिक्विड होंगी, थोड़ी सी लेस लिक्विड होंगी एज कम्पेयर टू द M1 एग्रीगेट्स। अब M2 जो है लेस लिक्विड से मुराद क्या होगा, जैसे टाइम डिपॉजिट में आपने 10 सालों के लिए कुछ अमाउंट रख दी और बैंक ने कहा या किसी ने भी कहा आपको मैं 10 साल बाद जो है मैं इसकी पूरी कंप्लीट, जब ये मैच्योर हो जाएगा मैं आपको इतना मुनाफा इसके ऊपर दे दूंगा, एंड यू कैन नॉट विड्रॉ योर अमाउंट बिफोर 10 ईयर्स। तो ये देखो ये क्या है, ये लेस लिक्विड है, यू कैन नॉट कैश इट राइट नाउ,
या सेविंग डिपॉजिट्स भी इसी तरीके के होते हैं कि आपने सेव कर लिया आप, या फिर कुछ अमाउंट आप हर महीने देते जाते हैं, लेकिन उस अमाउंट से आपको ओवरऑल ज़्यादा मिलता है, लेकिन आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years etc. ठीक है। इवन जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक आपने परचेज किए हैं स्टॉक मार्केट में, जो शेयर आपने किसी कंपनी के परचेज किए हैं जिसका नाम है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, आप MMFs में ये सारे शेयर्स वगैरह आ जाते हैं इसके एग्जांपल में। अगर आप ये परचेज करते हैं तो क्या इसका फॉरेन एक्सचेंज आपको मिल पाएगा? ये क्या लिक्विड ज़्यादा है या कम लिक्विड है, या लेस लिक्विड है या मोर लिक्विड है? इट्स अ लेस लिक्विड। ठीक है, लेसर लिक्विड ये एसेट होगा। आप इसका फौरन ही एक्सचेंज नहीं ले सकते, आपको किसी को देना पड़ेगा जो कि आपसे विलिंग होगा शेयर परचेज करने के लिए, और वो आपको वो फॉर्म देगा जो कि इजीली लिक्विडेबल है, इजीली कैशेबल है। सो दीज थिंग्स M2 में कौन सी चीजें आएंगी? M1 वाली तो आएंगी, लेकिन इसमें लेस लिक्विड वाली भी आएंगी। ठीक है, ओके जी। अब है थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड डिमांड फॉर द एसेट। ये रहा बुक में, ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है। Go after the lecture and read every single one, and it's a very easy and interesting book. M2 एग्रीगेट यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। मनी सप्लाई में ओके, मनी सप्लाई को डिटेल में पढ़ा भी किया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को आपको बताया था, परचेज, सेल रिजर्व रेशो, डिस्काउंट रेशो, मनी सप्लाई कैसी होगी, और पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद आपको डिमांड पता लग जाएगी कि मनी की डिमांड किस तरीके से जा रही है। पोर्टफोलियो एलोकेशन, देखो पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए अगर आप अच्छे खासी इसके ऊपर मेहनत कर लेते हैं ना, तो यू कैन हैव अ जॉब इन एनी अदर कंट्री ओवर दिस पोर्टफोलियो एलोकेशन। लोग जॉब कर रहे होते हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि किसी को आप पोर्टफोलियो एलोकेशन में हेल्प कर सकें। पोर्टफोलियो एलोकेशन से क्या मुराद है? ये देखो, पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? द सेट ऑफ एसेट्स दैट अ होल्डर, एक मिनट में इसको करूँगी, रिकॉर्डिंग को ऑफ करके दोबारा ऑन करती हूँ ताकि शॉर्ट रिकॉर्डिंग बने।